हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारी फर्स्ट यूनिट का अगला पार्ट जो कि है डाटा विजुअलाइजेशन के बारे में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने आपका सिलेबस जो है, सिलेबस वाली पीडीएफ मैंने ओपन की हुई है। क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का जो 2020-21 वाला सेशन है उसका सिलेबस है ये पीडीएफ मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन जब भी हम कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस जरूर शो करती हूँ ताकि आपको ये कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ, हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही वीडियोस जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं, आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। आप देख सकते हैं हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट आप यहाँ पर देखिए, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो 30 मार्क्स कवर करती है आउट ऑफ द 70, और 70 मार्क्स में से 30 मार्क्स बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो फर्स्ट यूनिट में हमारा डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डाटा विजुअलाइजेशन दो पार्ट है, जिसमें से डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास वाला पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। मैं ये आपको डिटेल में यहाँ से शो कर देती हूँ। ये देखिए, यूनिट वाइज सिलेबस का ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है। डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास के दो पार्ट थे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? डाटा स्ट्रक्चर सीरीज और डाटा फ्रेम के बारे में पढ़ा था, जो पांडास लाइब्रेरी के मेन बेसिक डाटा स्ट्रक्चर हैं। सीरीज हमने कंप्लीट की, उसके बाद डाटा फ्रेम के जो बेसिक ऑपरेशन है वो वाला पार्ट हमारा फर्स्ट उसमें कवर हो गया। उसके बाद जब डाटा हैंडलिंग का हमने सेकंड पार्ट पढ़ा, इसमें भी हमने डाटा फ्रेम के बारे में ही पढ़ा, लेकिन इसमें हमने डाटा फ्रेम के एडवांस्ड ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था कि पाइवेटिंग, एग्रीगेशन, ग्रुप बाय सॉर्टिंग, ड्रॉपिंग एंड फिलिंग, ये सारी चीजें हमने कवर की थी। इसके बाद ये दोनों पोर्शन हमारे कवर हो चुके हैं, यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये वाला सारा पार्ट जो है हमारा ये कवर हो चुका है फर्स्ट यूनिट का। अब फर्स्ट यूनिट का सिर्फ और सिर्फ ये डाटा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट हमारा बचा है। इसके बाद हमारी सेकंड यूनिट जो है वो स्टार्ट होगी। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी जब हमारा डाटा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब डाटा विजुअलाइजेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, डाटा विजुअलाइजेशन होती क्या है, वो जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके साथ डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डाटा विजुअलाइजेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। पर्पस ऑफ प्लॉटिंग, क्योंकि डाटा विजुअलाइजेशन में ग्राफ्स वगैरह आते हैं, तो उनको पढ़ने का पर्पस क्या है, हम क्यों ग्राफ्स के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें ड्रॉ कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, और किस किस टाइप के ग्राफ्स हमें पढ़ने हैं। लाइन प्लॉट, यानी कि जो हमारा सिंपल लाइन ग्राफ होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। हमें बार ग्राफ के बारे में पढ़ना है, हिस्टोग्राम के बारे में, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बॉक्स प्लॉट एंड स्कैटर प्लॉट, इन सब टाइप्स के ग्राफ के बारे में हमें स्टडी करना है। इन ग्राफ्स के साथ साथ हमें कुछ फीचर्स भी स्टडी करने हैं, यानी कि इन ग्राफ्स को हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में, इनकी कलरिंग कैसे कर सकते हैं, इनके स्टाइल्स यानी कि डॉटेड होने चाहिए, डैश डॉटेड होने चाहिए, सिंपल लाइन होनी चाहिए, थिक लाइन होनी चाहिए, वो सब चीजें, विड्थ कितनी होनी चाहिए हमारे ग्राफ्स की, उसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लेबल्स डिसाइड कर सकते हैं, अपने ग्राफ को टाइटल दे सकते हैं, और हमारे ग्राफ में लीजेंड्स को भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स भी हमें अपने ग्राफ्स के बारे में पढ़ने हैं। डाटा विजुअलाइजेशन जो है वो छोटी यूनिट है, बट फिर भी जो हमारी 2019-20 वाले सेशन की बुक में है उसमें इस यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमारा थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो है वो डाटा विजुअलाइजेशन से कंप्राइज्ड है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हम सिर्फ लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ते हैं, और सेकंड चैप्टर में हम फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बॉक्स प्लॉट, एक्सेट्रा के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। मैं आपको हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए आ जाते हैं आज की क्लास पे। ये है हमारा चैप्टर 3 जो कि डाटा विजुअलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट है। ये 2019-20 वाली हमारी सुमिता अरोड़ा की बुक है, जिसमें थर्ड चैप्टर से हमारी डाटा विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो रही है। इसमें हम बार ग्राफ, स्कैटर प्लॉट्स, लाइन चार्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज,
पर्पस क्या होता है, यानी कि व्हाट इज डाटा विजुअलाइजेशन और डाटा विजुअलाइजेशन का यूज क्या होता है, हम डाटा विजुअलाइजेशन क्यों पढ़ते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमारा ये है। ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने अभी अभी देखा कि हमें पर्पस भी पढ़ना है कि डाटा विजुअलाइजेशन का पर्पस क्या होता है। क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम उस काम को कर क्यों रहे हैं। अगर हमें उस काम को करने का रीजन पता हो तो हम उस काम को और अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। अगर हमें रीजन ही ना पता हो तो हमारा उस काम में इतना इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। तो इसलिए सबसे पहले ये पढ़ना जरूरी है कि डाटा विजुअलाइजेशन क्या होती है, हमें उसकी जरूरत क्यों होती है। Modern age has become very fast and competitive with the pace of the development in all the fields of the life. हम सभी ये बात जानते हैं कि आज की लाइफ जो है वो बहुत ही फास्ट और कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि हर फील्ड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। The reach of all businesses and facilities have gone global. जितने भी बिजनेस और फैसिलिटीज होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो पहुंच रहे हैं बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और किसकी वजह से पहुंच रहे हैं वो ऑल ओवर द ग्लोब? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की वजह से। अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज ना हो तो हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। दिस हैज मेड थिंग्स इजियर एंड कॉम्पिटिटिव। अब जब टेक्नोलॉजीज आई उससे चीजें आसान तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव भी हो गई, मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ गया हर चीज का। बट एट द सेम टाइम डाटा हैव इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड। और इसके साथ साथ एक और जो चीज हुई वो क्या हुई कि हमारा जो डाटा है, यानी कि जो हम फाइल्स पहले स्टोर करके रखा करते थे, उनकी स्टोरेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी में डाटा होता था, क्योंकि हम एक लोकल एरिया तक, एक सिटी तक, एक कंट्री तक जो है लिमिटेड रहते थे, तो हमारे पास डाटा भी लिमिटेड होता था। बट अब जब हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस करते हैं तो हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड का ही डाटा होता है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो डाटा कितने टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है। In fact, data have grown so big that a specific term has coined, that is big data. I hope कि ये टर्म जो है वो सबको तो मैं नहीं कह सकती, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये टर्म सुनी होगी, बिग डाटा। जिनके भी सीनियर्स या जिनके बड़े भाई बहन जो है वो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, उन्होंने उनके मुंह से में भी सुना होगा बिग डाटा के बारे में। अब बिग डाटा नाम से ही क्लियर है, बहुत बड़ा डाटा जो होता है। जब बिजनेसेस ने ग्रो करना शुरू किया, मल्टीनेशनल कंपनीज डेवलप हुई, तो उनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा होता था, और उस डाटा को हैंडल करने के लिए हमें नई नई टेक्नोलॉजीज की जरूरत थी। तो हमने उस डाटा को भी एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, दैट इज बिग डाटा, कि हमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो बिग डाटा को रिजॉल्व करने के लिए चाहिए। As you all are aware that the role of data is to empower decision makers to make decisions based on facts, trends and statistical numbers available in the form of data. यहाँ पे ये आपको क्या कह रहा है कि हम सभी ये बात जानते हैं कि डाटा का रोल क्या होता है, किस चीज को एम्पावर करने का, डिसीजन मेकर्स को एम्पावर करने का। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं हम उसके लिए बिजनेस एनालिस्ट रखते हैं जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए अच्छे डिसीजंस ले सके, और डाटा जो है वो उन्हीं डिसीजन मेकर्स को एम्पावर करता है ताकि वो डिसीजंस जो है सही तरीके से ले सकें। उनके डिसीजंस जो है वो मार्केट में चल रहे ट्रेंड्स पे, फैक्ट्स पे और स्टैटिस्टिकल नंबर्स पे जो है डिपेंडेंट हो। जब हमारे पास एक्यूरेट डाटा होगा, हमारे सामने एग्जैक्ट फिगर्स होंगी, हमें पता होगा कि मार्केट में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है, हमारी क्या पावर्स हैं, या हम कितने लॉस में हैं, या हमें क्या चीज इंप्रूव करने की जरूरत है, तो वो डिसीजन मेकर्स जो है वो डिसीजन अच्छे तरीके से ले पाएंगे। But since the data is so huge these days that the decision makers must be able to shift through the unnecessary, unwanted data and get the right information presented in compact and apt way. अब decision makers को डाटा तो चाहिए है, लेकिन अब डाटा इतना बड़ा है कि उस पूरे डाटा को स्टडी करना जो है ना तो वो जरूरी है, वो अननेसेसरी भी है और साथ साथ अनवांटेड भी है, क्योंकि कोई भी इतने सारे डाटा को स्टडी नहीं करना चाहेगा। इनफैक्ट वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, वो कोई भी करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए हमें उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए कोई कॉम्पैक्ट और एप्ट वे चाहिए होता है, यानी कि कोई छोटा ऐसा तरीका चाहिए होता है जो कि बड़ी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके और वो सही भी हो।
so that they can make the best decision, ताकि वो जो है अच्छे से decisions ले पाए. For this purpose, data visualization techniques have gained popularity. और इसी कारण से डाटा विजुअलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो टेक्निक्स हैं, उन्होंने पॉपुलैरिटी को गेन किया. तो यहाँ से हमें पता चला कि डाटा विजुअलाइजेशन का क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे पास जो है आजकल बिजनेसेस में बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा होता है, और जो बिजनेस एनालिसिस्ट होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो इतने बड़े बड़े डाटा को स्टडी करने में एबल नहीं हो पाते हैं. बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इतने बड़े डाटा को डील करना. इसीलिए हमें ऐसी टेक्निक्स चाहिए होती हैं जो उस डाटा को कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमारे सामने रिप्रेजेंट कर सकें, और यही टेक्निक्स जो होती हैं वो हमारी डाटा विजुअलाइजेशन हमें प्रोवाइड करती है. क्योंकि डाटा विजुअलाइजेशन में हमें डाटा जो है वो ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है, और ग्राफ्स को स्टडी करना जो है वो बहुत ही ईजी होता है. अब क्योंकि ये बुक है, तो बुक में जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में इसे शो किया गया है that for this purpose data visualization techniques have gained popularity. Now you are confused at why these techniques gain popularity. What is data visualization? अब हमें मतलब जो भी इस बुक को स्टडी कर रहा होगा, एक बार तो ये लाइन पढ़ के उसे कंफ्यूजन होगी कि भाई इस सब चीजों से डाटा विजुअलाइजेशन को कैसे पॉपुलैरिटी मिली और वो होता क्या है. Now, data visualization basically refers to the graphical or visual representation of information and data using visual elements. तो डाटा विजुअलाइजेशन क्या होती है? किसी भी डाटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसे हम कहते हैं डाटा विजुअलाइजेशन. और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो विजुअल एलिमेंट्स को यूज करके की जाती है, जैसे कि चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स एक्सेट्रा. तो डाटा विजुअलाइजेशन में हम इन्हीं टेक्निक्स को पढ़ते हैं कि चार्ट्स, ग्राफ्स और मैप्स जो हैं वो कैसे ड्रॉ किए जा सकते हैं डाटा की हेल्प से. डाटा विजुअलाइजेशन इज इमेंसली यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग. डाटा विजुअलाइजेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है. डाटा विजुअलाइजेशन अनवील्स पैटर्न्स, ट्रेंड्स, आउटलियर्स, कोरिलेशन एक्सेट्रा. जो डाटा विजुअलाइजेशन होती है वो डिसीजन मेकर्स के सामने बहुत सारे ट्रेंड्स, पैटर्न्स और आउटलियर्स जो है वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देती है, एंड thereby helps decision maker understand the meaning of data to derive business decision. और जिसकी हेल्प से जो डिसीजन मेकर्स हैं वो डाटा का मीनिंग जो है वो इजीली ड्राइव कर पाते हैं और बिजनेस डिसीजंस ले पाते हैं. नाउ फॉर इंस्टेंस, अब आपको एग्जाम्पल देकर ये चीज समझाई गई है कि अभी तक तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ तो लिया कि हाँ जब डाटा होता है तो डाटा विजुअलाइजेशन से हम इजीली इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, बट एक एग्जाम्पल उसका देख लेते हैं जिससे कि ये पिक्चर जो है हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए. फॉर इंस्टेंस, अ कंपनी हैज टू डिसाइड अबाउट which advertisement solution should it invest in promote its new product. यानी कि एक कंपनी है, उसने कोई एक नया प्रोडक्ट बनाया है और अब उस प्रोडक्ट की उसे एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो उस कंपनी को ये सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट करे अपने न्यू प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ताकि उसका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिके. डाटा विजुअलाइजेशन इज हियर टू हेल्प, और इस काम के लिए डाटा विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत हेल्प करती है. कैसे? जस्ट पुल आउट द डाटा ऑफ कंपनीज प्रीवियस कैंपेन्स. यानी कि इसी कंपनी ने पहले जितनी भी कैंपेन्स की हैं उन सब का डाटा जो है वो हम ले लेंगे, एंड प्लॉट अ बार चार्ट कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म. और जितने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि जो भी अलग अलग तरीके की कंपेनिंग थी, जितनी भी अलग अलग तरीके की एडवर्टाइजमेंट थी, उन सबको कंपेयर करने के लिए एक बार चार्ट ड्रॉ कर लेंगे. यानी कि हर प्लेटफॉर्म के लिए एक बार हमने ड्रॉ कर दिया, और उससे हमें पता चल जाएगा जिसका बार सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा, यानी कि वही एडवर्टाइजमेंट, वही कैंपेनिंग जो है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही है पास्ट में, तो अभी भी उसी टाइप की कैंपेनिंग में इन्वेस्ट करना जो है वो सबसे सही होगा. एंड द राइट डिसीजन इज राइट इन फ्रंट. और सिर्फ उस बार चार्ट को ड्रॉ करने से हमारे सामने हमारा सही डिसीजन जो है वो प्रेजेंट है. This chapter is dedicated to get you started with the data visualization using Python's useful module, that is PyPlot. ये चैप्टर जो है वो डाटा विजुअलाइजेशन के बहुत बेसिक पार्ट के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम कैसे पाइथन के PyPlot मॉड्यूल को यूज करके जो है डाटा विजुअलाइजेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, कैसे उनसे ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं.
where you shall learn to represent data visually in various forms such as line, bar and pie chart etc. So let's get started. सबसे पहली चीज, अब अभी तक हमने numpy लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा, pandas लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा। जब हम एरेज से डील कर रहे थे तो एरे से रिलेटेड सारी फंक्शनैलिटी हमारी numpy लाइब्रेरी में होती थी, तो इसलिए हमें numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता था। जब हमने pandas लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमें डाटा फ्रेम और सीरीज से रिलेटेड फंक्शनैलिटी चाहिए थी और वो सारी फंक्शनैलिटी pandas लाइब्रेरी में होती है, तो हमने उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। अब डाटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड सारी जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है वो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में होती है, और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का भी हम स्पेसिफिक मॉड्यूल यूज करेंगे, दैट इज पाइप्लोट। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉपर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को नहीं बल्कि उस लाइब्रेरी का भी एक सिंगल मॉड्यूल दैट इज पाइप्लोट को हम यूज करेंगे। For data visualization in Python, the matplotlib library's pyplot interface is used. Python में डाटा विजुअलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास matplotlib लाइब्रेरी का pyplot इंटरफेस जो होता है वो यूज किया जाता है। The matplotlib is a Python's library that provide many interfaces and functionalities. The matplotlib is a Python library that provide many interfaces. जो Python की जो matplotlib लाइब्रेरी है वो हमें बहुत सारे इंटरफेसेस और फंक्शनैलिटी जो है प्रोवाइड करती है। किस चीज के लिए? 2D ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए, सिमिलर टू द मैटलैब इन वेरियस फॉर्म। अब मैटलैब्स आप लोगों ने मे भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये जो बीटेक हमारी होती है, बीटेक में जनरली स्टूडेंट्स मैटलैब सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है ग्राफिक्स वगैरह को ड्रॉ करने के लिए। तो मैटलैब की तरह ही मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो है वो हमें बहुत सारे इंटरफेसेस और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है 2D ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए। आप देख सकते हैं नाम भी कितना सिमिलर है, मैटप्लॉटलिब एंड मैटलैब। In short, you can call matplotlib as a high quality plotting library of Python. हम matplotlib को Python की plotting library कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास high quality functions available होते हैं। It provides both a very quick way to visualize data from Python and publication quality figures in many format. जो हमारी matplotlib लाइब्रेरी है वो हमें दोनों चीजें प्रोवाइड करती है कि हम डाटा को बहुत ही इजीली तरीके से बहुत ही जल्दी जो है विजुअलाइज भी कर सकते हैं और हम उसकी पब्लिकेशंस भी कर सकते हैं अलग अलग तरह की फिगर्स और फॉर्मेट्स में। The matplotlib library offers many different named collection of methods. जो matplotlib library होती है वो अलग अलग तरह की collections जो है वो methods की शो करती है। उसमें matplotlib library में हमारे पास बहुत सारे इंटरफेस होते हैं और हर इंटरफेस जो है वो कुछ फंक्शंस की कलेक्शन होता है, और इसी तरीके से पाइप्लोट भी जो है वो एक ऐसा ही इंटरफेस है जिसमें हमारे पास ग्राफ्स को ड्रॉ करने की फंक्शनैलिटी होती है। Pyplot is a collection of methods within matplotlib. Pyplot जो है वो methods की collection है matplotlib लाइब्रेरी के अंदर, which allows users to construct 2D plots easily and interactively. जिसकी हेल्प से जो यूजर्स हैं वो 2D ग्राफ्स को बहुत इजीली ड्रॉ कर पाते हैं। Pyplot essentially reproduce plotting functions and behavior of MATLAB. Pyplot लाइब्रेरी जो है या Pyplot इंटरफेस हम कह सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है MATLAB के बिहेवियर से, यानी कि जिस तरीके से MATLAB बिहेव करता है, MATLAB फंक्शंस प्रोवाइड करता है प्लॉटिंग के लिए, उसी तरीके से Pyplot भी हमें प्लॉटिंग के लिए अलग अलग तरह के फंक्शंस प्रोवाइड करता है। अब पाइप्लोट को यूज करने से पहले हमें ये देखना है कि हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल कैसे करें। तो ये चीज भी जो है वो बहुत सिमिलर है, क्योंकि आपने जैसे पांडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया था उसी तरीके से आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करते हैं। हमारे पास इंस्टॉलेशन के कई तरीके होते हैं। एक तो जब हम एनाकोंडा नेविगेटर यूज कर रहे हैं उसमें तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। बट जब हम कंसोल से वर्क कर रहे होते हैं वहां पे हमारे पास दो तरीके होते हैं इसे करने के।
नाउ इंस्टॉलिंग एंड इम्पोर्टिंग मैटप्लॉटलिब कि हम इस लाइब्रेरी को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यू शैल लर्न टू प्लॉट डाटा यूजिंग pyplot, बट बिफोर दैट मेक श्योर दैट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, क्योंकि जब तक ये लाइब्रेरी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगी हम ना तो pyplot इंटरफेस को यूज कर पाएंगे और ना ही ग्राफ्स को ड्रॉ कर पाएंगे। इफ यू हैव इंस्टॉल्ड पाइथन यूजिंग एनाकोंडा, यानी कि अगर हम एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं पाइथन के लिए, देन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। तो उस केस में हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल्ड होती है। अगर आप इसे चेक करना चाहें, यू कैन चेक इट योरसेल्फ बाय स्टार्टिंग एनाकोंडा नेविगेटर। तो अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन करना होगा और फ्रॉम नेविगेटर विंडो, जब वो नेविगेटर विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी उसमें एनवायरमेंट्स का एक टैब होता है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो उस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी कि आपके उस वाले सॉफ्टवेयर के साथ कौन कौन सी लाइब्रेरीज जो है वो इंस्टॉल्ड हो गई हैं। देन स्क्रॉल डाउन इन द अल्फाबेटिकल सॉर्टेड लिस्ट, क्योंकि वो जो लिस्ट होती है इंपोर्टेड लाइब्रेरीज की वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप जहाँ पे एम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है वहां पे आप देख सकते हैं कि मैटप्लॉटलिब वाला जो पैकेज है वो भी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। यू विल फाइंड मैटप्लॉटलिब देयर, और वहां पे आपको मैटप्लॉटलिब जो है वो मिल जाएगा। और इसका डायग्राम जो है बुक के ही नेक्स्ट पेज पे इन्होंने शो किया गया है, जो कि मैं अभी आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूंगी। ये देखिए इस तरीके का होता है एनाकोंडा नेविगेटर की विंडो, और यहाँ पे ये एनवायरमेंट्स का टैब होता है। जब आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो ये वाली लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी जो ये यहाँ पे आपको शो हो रही है, और यहाँ पे ये स्क्रॉल बार होता है। इस स्क्रॉल बार को स्क्रॉल डाउन जब आप करते हैं तो आपको यहाँ से देख सकते हैं कि ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो है वो आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब इसके बाद मान लीजिए आप एनाकोंडा सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या होगा। इफ यू हैव इंस्टॉल्ड पाइथन यूजिंग स्टैंडर्ड ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर जो पाइथन का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है आप वो यूज कर रहे हैं, यू मे नीड टू इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब सेपरेटली एज एक्सप्लेन्ड हियर। तो उस केस में मैटप्लॉटलिब जो है वो अपने आप से इंस्टॉल नहीं होती है, उस केस में एक्सप्लिसिटली आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। फर्स्ट यू विल नीड टू डाउनलोड व्हील पैकेज ऑफ मैटप्लॉटलिब। उसके लिए सबसे पहले आपको मैटप्लॉटलिब का व्हील पैकेज जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा एज पर पाइथन वर्जन। और किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए, वो आपके पाइथन के वर्जन पे। हमने पढ़ा है कि पाइथन के डिफरेंट वर्जन है, तो जो वर्जन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है उसी वर्जन के अकॉर्डिंग हमें मैटप्लॉटलिब का व्हील पैकेज जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और एक तो वर्जन पे डिपेंडेंट है और दूसरा प्लेटफॉर्म पे कि हम विंडोज यूज कर रहे हैं, मैक ओएस यूज कर रहे हैं या लिनक्स, उसके बेसिस पे आप इस पैकेज को डाउनलोड कर लोगे ऑन विच इट इज इंस्टॉल्ड। ठीक है, फॉर दिस गो टू द लिंक। अब ये आपको बुक में लिंक भी गिवन है ताकि आपको नेट पे जो है ज्यादा सर्च ना करना पड़े। तो अगर आप पाइथन कंसोल यूज कर रहे हैं, आप ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आप इस लिंक पर जाइए। इस लिंक पर जाने के बाद आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका प्लेटफॉर्म जो है वो विंडोज है या फिर मैक ओएस है या लिनक्स, इन तीनों जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो सा आपका पाइथन का वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सिस्टम में वो वर्जन सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसी के बेसिस पे आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लेंगे एंड डाउनलोड द रिक्वायर व्हील पैकेज एज पर योर प्लेटफॉर्म, और वहां से जो है हम डाउनलोड जो है उसे कर लेंगे। नेक्स्ट यू नीड टू इंस्टॉल इट बाय गिविंग फॉलोइंग कमांड। अब जब हमने उसे डाउनलोड कर लिया उसके बाद हम उसे इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड क्या देंगे, python-m pip install-upip। इस कमांड की हेल्प से आप उसे इंस्टॉल करेंगे, और इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद आप सेकंड कमांड देंगे ये वाली python-m pip install-u मैटप्लॉटलिब। तो इन दोनों कमांड्स की हेल्प से आपकी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी एंड नाउ इट्स रेडी टू यूज। अब आपकी जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो गई है और अब उसे सिर्फ आपको यूज करना है, और यूज करने के लिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं जैसे कि numpy और pandas के केस में करते थे। तो अगर आपके पास एनाकोंडा नेविगेटर था तो आपको कुछ नहीं करना था क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी। अगर आप ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं तो बुक में आपको ये लिंक गिवन है, इस लिंक पे जाके आप
लाइब्रेरी डाउनलोड कीजिए और फिर उन दोनों कमांड की हेल्प से उसे इंस्टॉल कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इंपोर्टिंग पाइपलोट। ये आपको दोनों, चाहे आप एनाकोंडा नेविगेटर यूज कर रहे हैं, ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी आप कोड लिख रहे हैं और उस कोड में अगर आपको ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, आपको पाइपलोट का मॉड्यूल यूज करना है, तो उस केस में आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है वो लिखनी पड़ेगी। In order to use Pyplot on your computers, अगर हमें अपने कंप्यूटर पे Pyplot लाइब्रेरी को यूज करना है फॉर डाटा विजुअलाइजेशन, ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लिए, डाटा को विजुअलाइज करने के लिए, यू नीड टू फर्स्ट इंपोर्ट इट इन योर पाइथन एनवायरमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस लाइब्रेरी को अपने पाइथन एनवायरमेंट में इंपोर्ट करना पड़ेगा बाय इशूइंग वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स। और ऐसा हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज कमांड्स। ये दोनों ही कमांड्स आपके लिए बहुत सिमिलर हैं, फर्क सिर्फ एक है नाम का। आप इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है वो काफी टाइम से पढ़ ही रहे हैं। इंपोर्ट और उसके साथ हम क्या देते हैं, लाइब्रेरी का नाम। जैसे जब हमने numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी तो हम इंपोर्ट numpy लिखते थे, pandas लाइब्रेरी इंपोर्ट की तो हम इंपोर्ट pandas करते थे। उसके साथ साथ एक चीज हमने और क्या पढ़ी थी कि हम उसके साथ उसका एलियास क्रिएट कर देते थे, लाइक इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd, इस तरीके से। तो सेम चीज यहाँ पे है, या तो आप सिंपली लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलोट। अब यहाँ पर आप देखिए, ये नाम में भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलोट, क्योंकि अभी तक हम पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते थे। जैसे हमने जब पांडास किया तो हमने पांडास की पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट की, नंपाई किया तो नंपाई की पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट की। बट यहाँ हमें मैटप्लॉटलिब वाली पूरी लाइब्रेरी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसका एक इंटरफेस चाहिए, पाइपलोट। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी बहुत हैवी लाइब्रेरी होती है और जनरली हमारे नॉर्मल सिस्टम्स की रैम इतनी नहीं होती है। आप चाहे तो सिंपली इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब भी कर सकते हैं, बट उस केस में हमें कई बार इश्यूज आते हैं। तो इसलिए हमें जिस इंटरफेस की जरूरत है, हम सिर्फ उसी इंटरफेस को इंपोर्ट करेंगे ताकि हमारा काम इजी रहे, हमारी स्पीड जो है वो भी हाई रहे। तो हमें मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पाइपलोट वाला इंटरफेस यूज करना है, इसलिए हमने सिर्फ उसी इंटरफेस को इंपोर्ट किया, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलोट। ये आपको पता ही है कि जब भी हम लाइब्रेरी का कुछ भी फंक्शन, मेथड, वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं तो हम डॉट लगा के यूज करते हैं। तो यहाँ हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पाइपलोट इंटरफेस यूज करना है, इसलिए हमने मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलोट यहाँ पे लिखा। अब अगर आपको इसके लिए एलियास क्रिएट करना है, क्योंकि इतना लंबा नाम, अभी तक तो सिर्फ numpy और pandas छोटे छोटे लाइब्रेरी नेम थे, उनके लिए भी हमने एलियास क्रिएट किया। तो यहाँ तो हमारे लाइब्रेरी का नाम इतना बड़ा हो गया, तो हम इसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट नेम जो है वो क्रिएट कर लेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, सेम उसी तरीके से इंपोर्ट लाइब्रेरी का नाम, दैट इज मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलोट, उसके बाद एज, और उसके बाद हम जो भी शॉर्ट नेम देना चाहें वो नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ pl लिखा है, pl की जगह plt या जो भी वेरिएबल आप यहाँ दोगे वो उस लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट करने लगेगा। With the first command above, you will need to issue every pipeload command as per the following system. अगर आपने ये वाला मेथड यूज किया होगा तो इस केस में जब आपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया तो इसका हर फंक्शन यूज करने के लिए आपको कमांड कैसे लिखनी पड़ेगी, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलोट, और फिर डॉट लगा के आप उस मेथड का नाम या कमांड जो भी है वो यूज करेंगे। बट विद द सेकंड, लेकिन जो सेकंड वाला है उसके लिए हम क्या करेंगे, यू हैव प्रोवाइडेड pl एज द शॉर्ट हैंड फॉर मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलोट। इस पूरे नाम की जगह, ये मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलोट की जगह हम सिर्फ एक क्या वर्ड यूज करेंगे, pl यूज करेंगे, क्योंकि ये हमने उसका शॉर्ट हैंड, उसका एलियास क्रिएट किया है। एंड दस नाउ यू कैन इन्वोक पाइपलोट मेथड्स एज दिस। मान लीजिए हमें इस लाइब्रेरी का प्लॉट फंक्शन यूज करना है, तो फर्स्ट कमांड के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलोट डॉट प्लॉट x, y। बट अगर हमने ये सेकंड कमांड यूज की है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, pl डॉट प्लॉट x, y। तो इसलिए हम जनरली हमेशा एलियास क्रिएट करते हैं ताकि जो है हमारी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव हो और हमारी कोडिंग जो है वो इजी हो जाए। अब हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे मेन काम पे, दैट इज वर्किंग विद पाइपलोट मेथड्स, कि हम पाइपलोट मेथड्स के साथ काम कैसे करेंगे, हम पाइपलोट मेथड्स को यूज कैसे करेंगे। The Pyplot interface provide many methods for 2D plotting of data। जो पाइपलोट इंटरफेस है वो
2D ग्राफ्स के लिए बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है। द मैटप्लॉटलिब PyPlot इंटरफेस लेट्स वन प्लॉट डाटा इन मल्टीपल वेज सच एज लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट एटसेट्रा। तो हमारा जो ये इंटरफेस है ये हमें हर तरह के ग्राफ के लिए जो है फंक्शंस प्रोवाइड करता है, चाहे हमें लाइन चार्ट ड्रॉ करना हो, चाहे बार चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर्ड चार्ट, पाई चार्ट एटसेट्रा, हर चीज के लिए। Let us talk about how you can plot sequences or arrays of data using PyPlot method। और अब हम क्या पढ़ेंगे कि हम इन PyPlot के इन functions, इन methods को use करके अपने arrays, अपने sequences को कैसे graphs की form में draw कर सकते हैं। You can easily plot the data available in form of NumPy arrays और डाटा फ्रेम एटसेट्रा। अगर हमारे पास डाटा फ्रेम की फॉर्म में डाटा स्टोर है, या नमपाई एरेज की फॉर्म में डाटा स्टोर है, या लिस्ट की फॉर्म में डाटा स्टोर है, किसी भी तरह की सीक्वेंस में अगर हमारे पास डाटा स्टोर है तो हम उस डाटा को बहुत इजीली जो है प्लॉट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PyPlot। Have a look at the below example where we are plotting a simple chart using and arrays। अब ये नीचे जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है उसकी हेल्प से आप एक सिंपल चार्ट ड्रॉ कर रहे हो जिसमें आपको एक एरे गिवन है और उस एरे का आप चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे अभी तक उन्होंने PyPlot इंटरफेस का कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया है, तो इसलिए अगर आपको ये समझ नहीं आता है ये एग्जाम्पल तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे स्टेप बाय स्टेप हर चीज जो है वो डिटेल में डिस्कस होगी। यहाँ तो सिर्फ ये एक एग्जाम्पल शो किया गया है फंक्शनैलिटी दिखाने के लिए कि हाँ PyPlot जो है वो इस तरीके से काम करता है। Although you shall learn about all components of plotting in the coming section, हम अगले sections में plotting के सारे components को डिटेल में पढ़ेंगे। Yet following code lines make you appreciate the use of NumPy arrays and function। But इन लाइन की हेल्प से हम देख लेंगे कि हम NumPy arrays और functions को यूज कैसे करते हैं। Don't worry if things are not clear right now, they will be soon, I promise। तो ये बुक में इन्होंने स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जस्ट ये लाइन ऐड की है कि अगर आपको यहाँ पे नहीं भी समझ आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले सेक्शन में स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीजें एक्सप्लेन की गई है, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज, क्योंकि हम एरेज को ड्रॉ कर रहे हैं तो एरे की क्रिएशन करनी पड़ेगी, और एरे की क्रिएशन हम NumPy लाइब्रेरी की हेल्प से करते हैं, तो इसलिए हमें NumPy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। दैट इज इंपोर्ट NumPy एज NP। अब NumPy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद हम एरे क्रिएट कर लेंगे, लेकिन एरे को क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, उस एरे का ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ के लिए हमें मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी चाहिए। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में दोनों इंपोर्ट स्टेटमेंट दे देंगे, इंपोर्ट NumPy एज NP एंड इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज PL। हमने दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। अब पहले हम क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट करेंगे। एरे क्रिएशन के हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे। जिन स्टूडेंट को एरे क्रिएशन सीखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है। आपको NumPy लाइब्रेरी का सीरीज की बेसिक वीडियोस का, डाटा फ्रेम की बेसिक वीडियोस, डाटा फ्रेम एडवांस ऑपरेशन, इन सब की प्लेलिस्ट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। वहां से आप डिटेल में एरे क्रिएशन, डाटा फ्रेम की क्रिएशन, उन सब चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो एरे क्रिएशन का एक मेथड होता है हमारे पास लिनस्पेस। लिनस्पेस क्या करता है, ये होती है हमारी स्टार्ट वैल्यू, यानी कि यहाँ से हमारी वैल्यूज क्रिएट होना शुरू होंगी और यहाँ तक हमारी वैल्यूज क्रिएट होंगी। कितनी वैल्यूज क्रिएट होंगी वो होता है ये वाला पार्ट, यानी कि 1 से 5 तक हमारी 6 वैल्यूज जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। फर्स्ट वैल्यू होगी 1, लास्ट वैल्यू यानी कि 6th वैल्यू होगी 5, और इन दोनों के बीच में 4 वैल्यूज और जनरेट हो जाएंगी, और ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वी डिस्टेंस होंगी। ये होता है लाइन स्पेस का मतलब। तो अब एक एरे क्रिएट हो गया X, जिसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट जो हमने क्रिएट किया Y एरे। अब X हमारे पास एरे था, जब हम एरे पे कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो हमें एरे ही रिटर्न करेगा। तो जब हमने इस वाले एरे का log कैलकुलेट किया तो हमें एक नया एरे मिला जिसमें फर्स्ट वाले एरे की log वैल्यू स्टोर थी। तो y भी अब हमारा क्या बन गया, एरे बन गया। ये एक लॉगरिथमिक एरे है जिसमें हमारे x एरे की log वैल्यू स्टोर है। अब हमें अगर इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी कि x एक्सिस पे हमने रैंडमली कुछ वैल्यूज स्टोर की हैं और y एक्सिस पे हम उनका लॉग वैल्यूज जो है वो शो कर रहे हैं और इनका ग्राफ हमें डिस्प्ले करना है। तो अब हमें x एक्सिस पे x और y एक्सिस पे y एरे जो है वो चाहिए। तो उसके लिए हमने कमांड दे दी pl.plot x, y।
प्लॉट फंक्शन जो है वो सिंपल लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे हमने फर्स्ट जो वेरिएबल दिया, फर्स्ट जो एरे दिया वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा और सेकंड जो है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये 1 की लॉग वैल्यू, देन 1.5, इस तरीके से ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये उन सब का ग्राफ जो है यहाँ पे आपको शो किया गया है। अब ये तो था एक सिंपल एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मेन फंक्शंस पे, यानी कि 1 बाय 1। अभी तक हमने प्लॉट का सिर्फ ये एग्जाम्पल देखा, लेकिन उस फंक्शन को हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया। तो अब हम 1 बाय 1 सारे फंक्शंस को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिक ऑफ सिंपल प्लॉटिंग, सब जो हमारी सिंपल ग्राफ्स की प्लॉटिंग होती है उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती है, चलिए हम स्टडी करते हैं उसके बारे में। Data visualization essentially means graphical representation of compiled data। यानी कि जो हमारी डाटा विजुअलाइजेशन होता है उसका मतलब क्या है कि जो हमारा डाटा है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसे हम कहते हैं डाटा विजुअलाइजेशन। द ग्राफ्स एंड चार्ट्स आर वेरी इफेक्टिव टूल्स फॉर डाटा विजुअलाइजेशन। ये सेम चीज हम पढ़े जा रहे हैं बार बार ताकि ये चीज हमारे माइंड में बिल्कुल एकदम सेट हो जाए। यू कैन क्रिएट मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स यूजिंग पाइप्लॉट, बट वी शैल स्टिक टू just a few of them as per your syllabus। पाइप्लॉट जो इंटरफेस है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का वो बहुत ही वास्ट है, उसमें हमें बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास ग्राफ्स और चार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए, बट हम उनमें से सिर्फ कुछ ही फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में गिवन है। सम कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप्स आर, फर्स्ट वन इज लाइन चार्ट। तो जो हमारे सिलेबस में है हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है और वो बहुत ही बेसिक से ग्राफ्स हैं, क्योंकि अभी हम स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं तो अभी हमें सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में ही पढ़ना है। A line chart or a line graph is a type of chart which display information as a series of data point called markers connected by a straight line सेगमेंट। तो लाइन चार्ट हम सबने ही देखा हुआ है, जो भी हम 9th-10th में सिंपल ग्राफ्स ड्रॉ करते थे, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में हमारा ग्राफ होता है और इस पे हम जो है स्ट्रेट लाइन या फिर जो हमारी होती थी सिंपल लाइन चार्ट जो होते हैं इस टाइप के, वो सब क्या होते हैं हमारे लाइन चार्ट। यानी कि जब हम ग्राफ पे सिंपल लाइन की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो लाइन चार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज अवर बार चार्ट। बार चार्ट आपको पता ही है कैसा होता है, वहां पे ग्राफ तो हमारा यही सेम होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में होता है। अब इस पे हमारे क्या ड्रॉ होते हैं, बार्स ड्रॉ होते हैं। हर बार जो है वो किसी अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वाई एक्सिस पे जो है उनकी वैल्यू शो होती है। A bar chart or bar graph is a chart or graph that represent categorical data with rectangular bars with height or length proportional to the values that they represent। जो बार चार्ट होता है वो अलग अलग तरह की कैटेगरीज को प्रेजेंट करने के लिए होता है। हर बार की हाइट, लेंथ और विड्थ जो है वो अलग अलग होती है और वो किसे रिप्रेजेंट करती है, उनकी रिस्पेक्टेड वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। बार ग्राफ को हम वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ये किस टाइप का चार्ट है, वर्टिकल बार चार्ट है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल बार चार्ट जब हमें ड्रॉ करना होता है, ये हम एक्स एक्सिस हमारा स्ट्रेट नहीं हुआ, ये देखिए ये हमारा वाई एक्सिस होता है नॉर्मली और ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो जब हम वर्टिकल बार चार्ट ड्रॉ करते हैं तो हम एक्स एक्सिस पे बार्स ड्रॉ करते हैं, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल होता है तो हमारे इस वाले एक्सिस पे जो है वो हमारे बार्स ड्रॉ होते हैं। उस केस में ये हमारा एक्स एक्सिस बन जाता है और ये नीचे वाली साइड पे जो है ये हमारा क्या बन जाता है, वाई एक्सिस। तो इस तरीके से ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। नेक्स्ट वन इज स्कैटर प्लॉट। The scatter plot is similar to the line chart. The major difference is that while line graph connect the data point with a line, scatter chart simply plot the data point to show the trend in the data। Scatter plot जो होता है वो बिल्कुल line chart जैसा होता है। फर्क सिर्फ क्या होता है कि लाइन चार्ट के केस में तो हम डाटा पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बट स्कैटर चार्ट के केस में हम लाइन ड्रॉ नहीं करते। अगर आपको याद हो जो भी हमारा ग्राफ ड्रॉ करने का बेसिक मेथड होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अब जब हमें इस पे अगर लाइन चार्ट भी ड्रॉ करना है तो पहले हम क्या करते हैं, डाटा पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक डाटा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, एक डाटा पॉइंट हमारा यहाँ पे है और एक डाटा पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए एक डाटा पॉइंट हमारा ये है। अब ये हमने अलग अलग डाटा पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए, इसे हम सिंपली कहते हैं स्कैटर्ड चार्ट। अगर हम इन्हीं डाटा पॉइंट्स को
आपस में लाइन से ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा लाइन चार्ट। तो जब हमने सिर्फ डाटा पॉइंट्स को शो कर रखा होता है तो वो हमारा होता है स्कैटर्ड प्लॉट, और जब हम उन्हें आपस में ज्वाइन कर देते हैं वो हमारा बन जाता है लाइन चार्ट। Since scatter plot and line charts have similarity, we shall also cover the line chart with scatter plot as both can be plotted using सिमिलर फंक्शनैलिटी। इस बुक में जब हम अभी वन बाय वन पढ़ेंगे तो हम लाइन चार्ट और स्कैटर चार्ट को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों की फंक्शनैलिटी जो है बिल्कुल सिमिलर होती है, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है और वो क्या है, लाइन स्टाइल। अगर लाइन हम ना ड्रॉ करें तो उस केस में हमारा लाइन चार्ट जो है वो बिल्कुल स्कैटर्ड चार्ट जैसा ही होता है। सम कॉमनली यूज चार्ट्स आर शोन है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये वाला जो ग्राफ है ये आपका क्या शो कर रहा है, लाइन चार्ट शो कर रहा है। ये वाला चार्ट जो है वो क्या शो कर रहा है, बार ग्राफ शो कर रहा है। और ये नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है ये वाला चार्ट जो है वो क्या शो कर रहा है, हमें स्कैटर्ड चार्ट शो कर रहा है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ डाटा पॉइंट्स को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, एक ही चार्ट के अंदर हम अलग अलग ग्राफ्स भी बना सकते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाला देखिए, इस वाले लाइन चार्ट के अंदर हमने एक ही ग्राफ में एक ही चार्ट में दो ग्राफ बनाए हैं। फर्स्ट ये जो हमने रेड लाइन से शो किया हुआ है ये हमारा फर्स्ट है, और सेकंड ये वाला जो ये ब्लैक लाइन से आप देख सकते हैं ये वाला। तो इस तरीके से आप एक सिंगल ग्राफ के अंदर भी मल्टीपल ग्राफ्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे कि ये सब चीजें हम करते कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड से, दैट इज क्रिएटिंग लाइन चार्ट एंड स्कैटर्ड चार्ट। हम आज लाइन चार्ट और स्कैटर चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइन चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं और स्कैटर चार्ट जो है वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। Now that you know about basic plot type and style, let us start creating them using matplotlib.pyplot। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, जब भी हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला काम होता है लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का। तो वही हमने यहाँ पे किया है, हमने matplotlib.pyplot को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट के लिए आप इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो यूज कर सकते हो। Along with the pyplot, if you are using numpy और pandas functionality, जब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ के लिए तो हमने matplotlib.pyplot कर लिया, बट अगर हम एरे की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में हमें numpy की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लॉगरिथमिक वैल्यूज, कोसाइन फंक्शंस कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी हमें numpy लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। अगर हम डाटा फ्रेम या सीरीज की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें pandas लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। तो जिस भी लाइब्रेरी की फंक्शनैलिटी की हमें जरूरत है हम उन लाइब्रेरीज को सबको इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद in this section we are going to talk about both line and scatter chart together. We clubbed line chart with scatter chart because they are very similar with each other. ठीक है, for simple chart the line chart and the scattered chart are similar. The only difference is the presence and absence of line connecting the point. अगर line जो है वो present है तो वो line chart बन जाता है, अगर line absent है तो वो scattered chart बन जाता है। Also using plot function of pyplot, you can create both these basic type chart। और हम प्लॉट फंक्शन को यूज करके ही लाइन चार्ट और स्कैटर चार्ट दोनों को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने जो प्रीवियसली एक एग्जाम्पल देखा था, जो सबसे पहला एग्जाम्पल था इस चैप्टर का, उसमें हमने देखा था हमने प्लॉट मेथड की हेल्प से, ये जो प्लॉट फंक्शन है इसकी हेल्प से हमने लाइन चार्ट जो है वो ड्रॉ किया था। बट प्लॉट की ही हेल्प से हम स्कैटर चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल्दो स्कैटर चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें स्पेशली एक फंक्शन भी प्रोवाइड किया गया है। वो कौन सा फंक्शन है, हमारा स्कैटर फंक्शन। तो प्लॉट फंक्शन लाइन चार्ट के लिए होता है, स्कैटर फंक्शन जो है वो स्कैटर चार्ट के लिए होता है, लेकिन हम प्लॉट फंक्शन की हेल्प से भी स्कैटर चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। अब यहाँ से मेन हमारा जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो रहा है। अभी तक जो था वो बेसिकली थ्योरी थी, क्योंकि हमें एक तरीके से बेस क्लियर करना था कि डाटा विजुअलाइजेशन क्या होती है, इसमें कौन कौन से चार्ट होते हैं, किस किस चार्ट को हमें पढ़ना है, उसके लिए हमें कौन सी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है और उन्हें इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं हम सिस्टम में, ये सारी चीजें हमें करनी थी। तो इसलिए जो है हमने ये सारी थ्योरी पढ़ी। अब हमारा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है और ये पार्ट हम अपने सॉफ्टवेयर पे साथ साथ करके देखेंगे। आपको पता ही है हम एनाकोंडा सॉफ्टवेयर से स्पाइडर यूज कर रहे हैं। हर ग्राफ को मैं आपको प्रैक्टिकली कोडिंग करके उसे ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ताकि वो चीज आपको जो है बहुत आसानी से आपके माइंड में क्लियर हो जाए, और जब आप खुद से कोड लिखने बैठे तो आपको कोई भी डाउट ना हो और कोई भी डिफिकल्टी ना आए।
तो स्टार्ट करते हैं प्लॉट फंक्शन से, लाइन चार्ट यूजिंग प्लॉट फंक्शन। अ लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट which display information as a series of data point called markers connected by straight line segment। ग्राफ आप लोग छोटी क्लासेस से ही ड्रॉ करते आए हैं और बेसिकली लाइन चार्ट तो जो है वो 6th-7th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पता है हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ड्रॉ करते हैं, हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं, हमें उन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना होता है। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू लेते हैं उसके रिस्पेक्टेड वाई एक्सिस की और वो हमारा एक पॉइंट बन जाता है। फिर हम दूसरी वाली एक्स की वैल्यू लेते हैं, दूसरे वाली वाई की वैल्यू लेते हैं, तो उससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है और उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, मार्कर्स कहते हैं पाइथन की लैंग्वेज में। ठीक है, तो जिन्हें हम मैथ्स में डाटा पॉइंट्स या पॉइंट्स कहते थे उन्हें हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मार्कर्स बोलते हैं। आपको याद भी होगा कि 10th क्लास में आप लोगों ने ये भी देखा था कि आप कि कोई भी पॉइंट होता है आपके पास, आप उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हो, तो वो किसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हो, डाटा पॉइंट के मार्कर्स के। उन्हीं डाटा पॉइंट्स को जब हम एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा जो है वो क्या बन जाता है, लाइन चार्ट बन जाता है। द पाइप्लॉट इंटरफेस ऑफर्स प्लॉट फंक्शन फॉर क्रिएटिंग अ लाइन ग्राफ। और लाइन ग्राफ के लिए पाइप्लॉट इंटरफेस हमें कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करता है, प्लॉट फंक्शन। Carefully go through the example code given below to understand the working of plot। प्लॉट फंक्शन जो है वो कैसे वर्क करता है उसे समझने के लिए हमें ये एग्जाम्पल दिया गया है जिसे हमें डिटेल में समझना है। यहाँ पर हमारे पास 3 लिस्ट है, ए बी एंड सी। फर्स्ट लिस्ट है हमारी ए जिसमें हमने 4 एलिमेंट स्टोर किए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सेकेंड लिस्ट ली हमने बी में हमने ए की डबल वैल्यू स्टोर की। ये देखिए ए में फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 1, तो 1 का डबल हमने 2 यहाँ स्टोर किया। सेकेंड वैल्यू 2 थी, 2 का डबल 4 स्टोर किया, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। यानी कि बी में हमने क्या स्टोर की है, डबल वैल्यूज जो है वो स्टोर की है। सी वाली लिस्ट में हमने फर्स्ट वाली लिस्ट के स्क्वायर स्टोर किए। फर्स्ट वैल्यू हमारी 1 थी, 1 का स्क्वायर 1, सेकेंड वैल्यू हमारी 2 थी, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो बी में हमने डबल वैल्यूज और सी में हमने स्क्वायर वैल्यूज जो है वो स्टोर कर ली। नाउ इफ यू वांट टू प्लॉट अ लाइन चार्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लिस्ट ए वर्सेस वैल्यूज ऑफ लिस्ट बी। अब अगर हमें एक चार्ट ड्रॉ करना है वैल्यूज ऑफ लिस्ट ए वर्सेस वैल्यूज ऑफ लिस्ट बी का, तो उसको करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट matplotlib.pyplot_lpl। अब यहाँ हमने लिस्ट ली हुई है, तो लिस्ट के केस में हमें ना numpy लाइब्रेरी की जरूरत है और ना ही pandas लाइब्रेरी की जरूरत है। तो सिंपली इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और उसके बाद हमने क्या किया, pl.plot a, b, तो उससे हमारा लाइन चार्ट जो है वो ड्रॉ हो गया। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने ये कमांड एग्जीक्यूट की तो हमारा इस तरीके से जो है चार्ट ड्रॉ हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बार कोडिंग भी जो है करके देखते हैं, क्योंकि बहुत देर से थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा बोर हो गए होंगे और मे भी कुछ ऐसे होंगे जिनके अब तक सर के ऊपर से चीजें जानी शुरू हो गई होंगी कि ये पता नहीं आज हम थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि हर क्लास में तो हम प्रैक्टिकल पार्ट भी करते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, जब हमें ग्राफिकल पार्ट करना होता है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज pl हम ले लेते हैं। हमने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम लिस्ट की हेल्प से ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें numpy और pandas किसी की जरूरत नहीं है। हमने 3 लिस्ट ली। फर्स्ट लिस्ट में हमने 4 एलिमेंट्स लिए, 1 2 3 4। मान लीजिए हम 5 एलिमेंट्स ले लेते हैं, चलो। सेकेंड हमने एक लिस्ट ली जिसमें हमने डबल वैल्यू स्टोर की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देन 4, देन 6 हो जाएगा, देन 8 एंड देन 10। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो हमने लिस्ट ली उसमें हमने स्क्वायर स्टोर किए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25। ठीक है, अब हमें इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, pl.plot। ठीक है, अब प्लॉट में हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स क्या प्रोवाइड करेंगे,
पहले हम उस लिस्ट को देंगे जिसे हमें एक्स एक्सिस पे रखना है। पहला एग्जांपल जो हमने देखा, हमने लिस्ट ए वर्सेस लिस्ट बी को टाइप किया, तो हम एक्स एक्सिस पे ए वाली लिस्ट को रखते हैं और वाई एक्सिस के लिए हम दे देते हैं बी आर्गुमेंट। ये जो दो हम यहाँ पे लिस्ट, एरे या डाटा फ्रेम देते हैं, फर्स्ट हमारा एक्स एक्सिस के लिए होता है और सेकंड हमारा वाई एक्सिस के लिए होता है। प्लॉट फंक्शन में इसके अलावा भी काफी सारे मेथड्स होते हैं, बट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ सबसे बेसिक वर्जन किया है जिसमें हमने सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू दी है। अब हमने इसे सेव कर लिया और अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो गया और आप देख सकते हैं ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो उसी तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। 1 की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 है, 2 के लिए जो पॉइंट आ रहा है वो आपका 4 पे आ रहा है, देन 3 के लिए 6 पे, उस तरीके से। आप चाहें तो a, c के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो ग्राफ थोड़ा सा और ज्यादा स्टीप हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर वैल्यूज जो हैं वो और ज्यादा डिफरेंस के साथ बढ़ती हैं। तो अब इसे सेव करके हम a, c को रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ा सा अलग तरीके का ग्राफ जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये देखिए हमने यहाँ से रन करना शुरू किया था, ये हमारा सेकंड रन जो था। अब उसके बाद यहाँ पे सिर्फ ये एक ग्राफ शो हो रहा है, ना हमें एक्स एक्सिस पे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना वाई एक्सिस पे, सिर्फ ये डाटा पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये 1, 1.5, 2, 2.5, इसी तरीके से वाई एक्सिस पे 0, 5, 10, 15, 20, बट इसके अलावा कोई लेबलिंग, कोई लेजेंड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब वो सारी फंक्शनैलिटीज हम अपने ग्राफ में ऐड करेंगे वन बाय वन और उन्हें पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा सिंपल ग्राफ। हमने सिंपली लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, लिस्ट बनाई और उन लिस्ट की हेल्प से जो है लाइन चार्ट को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। बट आर यू सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट? आप देख सकते हैं ये हमने जब a, b का ड्रॉ किया तो हमारा बिल्कुल इसी तरीके का चार्ट जो है वो ड्रॉ हुआ था। बट क्या आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं? शुडंट द एक्सिस शो द लेबल्स ऑफ द एक्सिस? कि ये जो एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस है, क्या इन पे लेबल लिखे हुए नहीं आने चाहिए कि ये एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेट अस से वी वांट टू लेबल एक्स एक्सिस एज द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज सम वैल्यू। यानी कि जो एक्स एक्सिस या आप कह सकते हो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मान लीजिए हम उस पर डिस्प्ले करना चाहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आए सम वैल्यूज, और वाई एक्सिस या ये वर्टिकल एक्सिस जो है उस पे क्या लिखा हुआ है? डबल वैल्यूज। क्योंकि हमने यही किया है कि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू ली उनकी डबल वैल्यूज हमने वाई एक्सिस के लिए ली है, तो हम चाहते हैं सम वैल्यूज यहाँ एक्स एक्सिस पे लिखा है और डबल्ड वैल्यूज जो है वो यहाँ वाई एक्सिस पे लिखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पाइप्लॉट पाइथन जो है वो हमें दो और फंक्शंस प्रोवाइड करता है पाइप्लॉट इंटरफेस। वो है हमारे एक्स लेबल एंड वाई लेबल। एक्स लेबल की हेल्प से हम एक्स एक्सिस के लिए लेबल रिप्रेजेंट करते हैं और वाई लेबल की हेल्प से हम वाई एक्सिस के लिए लेबल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसे यूज करने का तरीका क्या होता है? यहाँ इसे देख के डरने की जरूरत नहीं है कि इतना लंबा सा क्या लिखा हुआ है। या तो आप सिंपली लिखो matplotlib.pyplot.xlabel और उसके साथ यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स में क्या दे दोगे? वो स्ट्रिंग जो आपको डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, या फिर matplotlib.pyplot की जगह आप क्या दे सकते हो? जो उसका एलियास आपने क्रिएट किया है, वो जैसे कि हमने pl लिया था। सिमिलरली वाई लेबल के लिए भी या तो matplotlib.pyplot या फिर उसका एलियास और डॉट लगा के वाई लेबल और उसके साथ हम क्या दे देंगे? स्ट्रिंग। तो एक बार हम इसे खुद से करके देख लेते हैं। यहाँ पे प्लॉट करने से पहले हम दे देते हैं pl.xlabel। ये आप पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। यहाँ पे अब हम स्ट्रिंग दे देंगे सम वैल्यूज। ठीक है, इसी तरीके से हम वाई लेबल के लिए करेंगे pl.ylabel और यहाँ पे हम दे देंगे डबल वैल्यूज। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, अब जो हमारा ग्राफ ड्रॉ हुआ, हमने क्योंकि a, c का किया था तो हमारा ग्राफ इस तरीके का आ रहा है। अगर हम इसे ये हमने स्क्वायर वैल्यूज के लिए कर रखा है, डबल वैल्यूज वाला a, b है, तो हम इसे रन करते हैं। ये देखिए, अब हमारा एक्स एक्सिस पे लिखा आ रहा है सम वैल्यूज और वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? डबल वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे आप ये स्क्रॉल अप कर लेते हैं हम थोड़ा सा।
ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस पे सम वैल्यू लिखा आ रहा है और ये वाई एक्सिस पे डबल वैल्यूज लिखा आ रहा है। इसके अलावा और कुछ भी हमारे ग्राफ में नहीं है। जो पहले था वही हमारा सेम ग्राफ है, उसमें सिर्फ चेंजेस क्या आए हुए हैं, एक्स लेबल और वाई लेबल की हेल्प से हमने ये स्ट्रिंग्स जो है यहाँ डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरीके से हम इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए कोई भी लेबल ऐड कर सकते हैं जो भी हमारी चॉइस हो, जिससे कि सामने वाले को पढ़ के समझ आए कि ये ग्राफ जो है वो क्या शो कर रहा है। So you may write, since we used identifier PL as alias for matplotlib.pyplot in import statement। यहाँ जो ये import statement use की गई थी उसमें हमने as PL import किया था, जैसा कि हमने खुद के प्रैक्टिकल पार्ट में किया है। तो इसलिए यहाँ पे सिंपली लिख दिया PL.xLabel सम वैल्यूज, PL.ylabel डबल्ड वैल्यूज और फिर ग्राफ को प्लॉट कर दिया। तो ये हम प्रैक्टिकली करके देख ही चुके हैं। ये हमारा ग्राफ देखिए, ये यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है ये 1 by 1 आपको स्टेप दिखाया गया है कि मान लीजिए आपने सिर्फ अगर एक ये कमांड एग्जीक्यूट की pl.xlabel, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं हुआ क्योंकि प्लॉट फंक्शन तो आपने यहाँ कॉल ही नहीं किया, आपने सिर्फ क्या किया है, एक्स लेबल दिया है। तो एक प्लेन ग्राफ आया, उसमें सिर्फ एक्स लेबल जो है वो डिस्प्ले होगा। सिमिलरली अगर आप सिर्फ वाई लेबल वाली कमांड देते हैं तो उस वाले केस में भी आपके पास कोई ग्राफ नहीं है क्योंकि आपने प्लॉट फंक्शन तो दिया ही नहीं, तो सिर्फ ये वाली चीज जो है वो प्लॉट होगी। और अगर आप सिर्फ प्लॉट फंक्शन देते हैं तो एक्स लेबल और वाई लेबल नहीं आएंगे, सिर्फ ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ होगा। आप चाहें तो इसे करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए फिलहाल मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। अब सिर्फ इतने पार्ट को अगर मैं रन करूं तो ये देखिए ब्लैंक ग्राफ जो है वो ड्रॉ हुआ है, सिर्फ हमारा एक्स एक्सिस पे सम वैल्यूज लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए बाकी ग्राफ में हमारा कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये एक्स लेबल वाली स्टेटमेंट डिलीट कर देती हूँ यहाँ से और ये प्लॉट फंक्शन जो है वो डिलीट कर देती हूँ। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ तो देखिए सिर्फ y एक्सिस पे डबल्ड वैल्यूज आ रहा है, x पे कुछ नहीं आ रहा है, ग्राफ में कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए मैं सिर्फ x लेबल और y लेबल अगर देती हूँ pl.xlabel और यहाँ पे हमने दिया था सम वैल्यूज, अब अगर मैं इसे रन करती हूँ तो इस केस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे लेबल्स आ गए, लेकिन कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तक प्लॉट फंक्शन नहीं दिया है, ठीक है। और अगर इन दोनों को हटा के सिर्फ प्लॉट फंक्शन दोगे तो उसका रिजल्ट हमने पहले ही देखा था। तो अब हम यहाँ पे pl.plot दे देते हैं, pl.plot a, b। अब जब इसे हम रन करेंगे तो इसे रन करने पे हमारे दोनों लेबल्स भी ड्रॉ हुए और हमारा ग्राफ भी जो है वो ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो ये हमें वही चीज स्टेप बाय स्टेप दिखाई हुई है, सिर्फ एक्स लेबल से क्या होगा, सिर्फ वाई लेबल से क्या होगा और सिर्फ प्लॉट कमांड से क्या होगा, और जब तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमें कौन सा रिजल्ट जो है वो मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है बुक में एक चीज और समझाई गई है। जो स्टूडेंट्स एनाकोंडा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी जो आपको प्रैक्टिकल ये करके दिखाया है, ये हम एनाकोंडा से स्पाइडर यूज कर रहे हैं या फिर आप एनाकोंडा का जुपिटर भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके का कोई भी IDE यूज कर रहे हैं कोडिंग के लिए तो उसमें आप जो है बहुत सिंपली सारा काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जहां आप पाइथन आई कंसोल यूज कर रहे हैं वहां पे कई बार वहां पे जो है हमारे पास इस तरीके से काम नहीं होता, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हम एक लाइन टाइप करते हैं और जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं हमारा रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो अगर ऐसा केस होगा तो हमारी सिचुएशन कौन सी बन जाएगी, जो अभी अभी हमने देखी कि हमने pl.xlabel दिया, एंटर प्रेस करते ही हमारा ये प्रिंट हो गया, फिर हमने pl.ylabel दिया, एंटर प्रेस करते ही ये डिस्प्ले हो गया, फिर pl.plot दिया तो ये डिस्प्ले हो गया। बट हमें तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को क्या करना है, कंबाइन करना है, एक साथ रन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करना पड़ता है। उसके लिए दो तरीके होते हैं, आइए मैं आपको दोनों बताती हूँ, आप यहाँ बुक से भी देख सकते हैं। Python has shown us 3 different charts, one for each statement we issued। आप देख सकते हैं कि Python ने हर कमांड के हर स्टेटमेंट के लिए अलग से एक चार्ट जो है हमें यहाँ पे इशू किया है, बट दिस इज नॉट व्हाट वी वांटेड। बट ये चीज हमें चाहिए ही नहीं जो यहाँ आपको बुक में ये शो की गई है। We wanted all these 3 statements to take effect in a single plot। हम चाहते हैं कि तीनों स्टेटमेंट का इफेक्ट जो है वो एक सिंगल प्लॉट में आए।
On the prompt, if you give these three statements, Python interactively draw plot for each statement separately. तो जब भी हम prompt पे iConsole पे या फिर जो हमारा ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे हम यूज कर रहे होते हैं तो वो हर स्टेटमेंट के लिए हमें अलग से जो है चार्ट ड्रॉ करके दे देता है। टू अप्लाई मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन अ सिंगल प्लॉट, अब अगर हमें कई सारी स्टेटमेंट को एक साथ रन करना है, एक ही सिंगल प्लॉट पे अप्लाई करना है, तो हमें इन दोनों में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी। डू वन ऑफ द फॉलोइंग, ईदर राइट अ स्क्रिप्ट, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नोटपैड फाइल ले लीजिए, उसमें आप अपनी स्क्रिप्ट लिखिए, उसे .py एक्सटेंशन से सेव कीजिए और उसके बाद उसे रन कीजिए। ठीक है, जो काम हम यहाँ एनाकोंडा में लिख रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ हम कोई नोटपैड फाइल नहीं बना रहे, यहाँ हमारे पास जो है ये IDE अवेलेबल है, हम डायरेक्टली इसमें कोडिंग कर रहे हैं। बट अगर हम एनाकोंडा यूज नहीं कर रहे होते, हमारे पास ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो उस केस में हम नोटपैड फाइल बनाते हैं, उसे .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं, फिर उसे रन करते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि जो हमारा IPython कंसोल हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसमें हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखी, उस स्टेटमेंट को लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। बट यहाँ तो एंटर की प्रेस करते ही कमांड एग्जीक्यूट हो जा रही है, तो उसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक कमांड लिखी और उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर। हम इन दोनों कीज को एक साथ प्रेस करेंगे तो वो स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी और हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, बट हमारी वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करेंगे। तो हमने स्टेटमेंट लिखी कंट्रोल एंटर, फिर दूसरी स्टेटमेंट लिखी कंट्रोल एंटर, इस तरीके से जितनी स्टेटमेंट्स हमें लिखनी है लिख लेंगे। फिर जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट होगी, टू एंड ईच स्टेटमेंट, हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल एंटर एंड एंटर इन द एंड, यानी कि जो हमारी बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट होगी जिसके बाद हमें एग्जीक्यूशन करना है, उसके साथ हम क्या प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। दिस विल ग्रुप मल्टीपल स्टेटमेंट्स एंड एग्जीक्यूट देम इन वन यूनिट। तो इस केस में भी क्या है, हमारी मल्टीपल स्टेटमेंट्स ग्रुप हो जाएंगी और हम उन्हें एक साथ एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन प्रोग्रामर्स के लिए है जो IPython कंसोल यूज कर रहे हैं, पाइथन का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं। जो लोग एनाकोंडा यूज कर रहे हैं उन्हें इन सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी अभी आपको कोडिंग करके दिखाई ही है, हमें सिंपली कोड लिखना है और उसे रन करना है। ना तो हमें लाइब्रेरी को डाउनलोड करना है, ना ही हमें उसे इंस्टॉल करना है। हमारे पास एनाकोंडा सॉफ्टवेयर में सब कुछ ऑलरेडी डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड है, हमें सिर्फ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, कोड लिखना है और उसे रन कर देना है। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे काम को बहुत ही आसान बना देता है। अब ये देखिए, अगर आप iConsole पे कर रहे हैं तो अगर हमें इन तीनों स्टेटमेंट्स को ग्रुप करना था तो हमने क्या किया, पहले pl.xlabel लिखा और इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद हमने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया। ठीक है, सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो हमने अभी प्रीवियस 3 चार्ट देखे थे उस तरीके से ड्रॉ हो जाएंगे। बट ये स्टेटमेंट लिखे हमने कंट्रोल प्लस एंटर किया, फिर ये दूसरी स्टेटमेंट लिखी हमने, उसके बाद भी हमने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया, फिर हमने अपनी प्लॉट स्टेटमेंट लिखी, इसके बाद हमें और कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी थी, तो इसके बाद हमने एंटर की प्रेस कर दी, जिससे कि हमारा ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो गया। और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं हमारा एक्स लेबल भी डिस्प्ले हुआ है, यहाँ से वाई लेबल भी डिस्प्ले हुआ है और हमारा ग्राफ भी जो है वो प्लॉट हुआ है। तो इस तरीके से जो है हमारी तीनों चीजें वो कंबाइन हो गई। ठीक है, बट एनाकोंडा में जो है वहां पे आपको ये सब चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये काम कर सकते हो। बट द फर्स्ट मेथड ऑफ राइटिंग प्लॉटिंग कमांड्स इन अ स्क्रिप्ट, यहाँ पे आपने 2 मेथड्स पढ़े थे ये ऊपर, ये देखिए इधर, एक तो ये था कि कंट्रोल प्लस एंटर आप यूज कर सकते हैं कंसोल पे, और दूसरा क्या था, जो आपको स्क्रिप्ट लिखनी थी नोटपैड फाइल में, फिर उसे .py एक्सटेंशन से सेव करके रन करना था। उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में इन तीनों कमांड्स के साथ साथ हमें एक कमांड और यूज करनी है और वो है शो फंक्शन की कमांड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बट the first method of writing plot commands in a script with .py extension is often a preferred choice for many। बट जो हमारा फर्स्ट मेथड था
वो ज्यादातर चॉइस होती है सबकी, क्योंकि हर स्टेटमेंट के बाद कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कंट्रोल प्लस एंटर की जगह सिंपली एंटर की प्रेस कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी हैबिट बनी हुई होती है। तो उस केस में हमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए फर्स्ट मेथड ही सब लोग प्रेफर करते हैं कि एक नोटपैड फाइल में पूरी स्क्रिप्ट लिख ली, फिर उसे .py एक्सटेंशन से सेव करके रन किया। बट उस केस में इन अ स्क्रिप्ट यूज matplotlib.pyplot.show function, ठीक है, कमांड इन द एंड टू शो अ प्लॉट एज पर गिवन स्पेसिफिकेशन। तो जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, शो फंक्शन भी लिखेंगे लास्ट में, ताकि जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है वो शो हो जाए। या तो आप लिख सकते हैं matplotlib.pyplot.show, और या फिर अगर आपने उसे एज pl इंपोर्ट किया है तो उस केस में आप सिंपली क्या लिखेंगे, pl.show। तो स्क्रिप्ट जब भी आप लिख रहे हैं उसमें आपको ये कमांड जरूर ऐड करनी है। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें, जब आप एग्जाम में कोडिंग लिखोगे तो भी मेक इट अ हैबिट कि आप शो फंक्शन जो है वो यूज कर लें, ताकि उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को क्लैरिटी रहती है कि हाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जब हम सिर्फ पेन पेंसिल से अपना पेपर पे कोड लिख रहे हैं तो उसमें शो फंक्शन यूज करना जो है वो अच्छा रहता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अलग अलग सेटिंग्स जो है। अभी तक हमने सिंपल प्लॉट फंक्शन यूज किया, फिर उसके बाद हमने उसमें एक्स लेबल और वाई लेबल्स भी जो है वो ऐड किए। बट अगर उसके साथ साथ हमें उसका कलर चेंज करना है, डाटा पॉइंट्स का साइज बढ़ाना है। अभी तक तो जो हमने ये लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पे, इस लाइन में हमें डाटा पॉइंट्स तो कहीं दिख ही नहीं रहे। तो अगर हमें अपने डाटा पॉइंट्स भी शो करने हैं और उन डाटा पॉइंट का अलग अलग शेप हो सकती है वो हमें डिफाइन करनी है। डाटा पॉइंट का कलर अलग हो सकता है, लाइन का कलर अलग हो सकता है, और इसके अलावा हम चाहें तो लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी वो हमारी डॉटेड आए या डैश डैश बन के आए, इस तरीके से। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज जो है हम वो प्लॉट फंक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट ये वाला पार्ट हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज के लिए आई थिंक इनफ हो गया है। क्योंकि थ्योरी पार्ट जो हमने पहले पढ़ा वो थोड़ा सा कई बार बोरिंग हो जाता है, तो स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। तो इसलिए पहले आप एक बार आज के पार्ट को रिवाइज कर लीजिए कि मैटप्लॉटलिब क्या होती है, कैसे करते हैं। जिन्होंने एनाकोंडा यूज कर रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स कंसोल पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जब तक आपको मिल रही है तब उससे पहले आप जो है यहाँ पे आपको लिंक गिवन था, उस लिंक से आप मैटप्लॉटलिब का व्हील पैकेज डाउनलोड करके उसे उन कमांड्स की हेल्प से इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आप लोग जो है वो प्रैक्टिकल साथ साथ कर पाए। अगर किसी को भी इस वीडियो में कहीं किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।